सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज था। स्टॉक मार्केट की सूरत-ए-हाल से आपको अपडेट करते हैं, जहां आज 150 पॉइंट्स की कमी हुई है। इब्तिदा में आज भी मार्केट खासी ऊपर जा रही थी। एक मौके पर 70,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इख्तिताम तक 70,000 से ज़ायद ये इंडेक्स रहा, लेकिन 70,333 पर ये क्लोज हुआ। क्या आज सूरत-ए-हाल रही मार्केट में, क्यों कारोबार उतार चढ़ाव का शिकार है, इस पर हम मजीद तफसील जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, बताइएगा, अब रोज़ाना हम देख रहे हैं कि दिन का आगाज होता है, मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते फिर वापस इंडेक्स नीचे आ जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं? ये अगर आज की ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो मार्केट खासी वोलेटाइल थी मार्केट, और जो है वो शुरू की से लेकर आज तक मार्केट में जो है वो उतार चढ़ाव का रुझान जो है वो देखा गया मार्केट में। तो इख्तिताम पर मार्केट जो है वो 150 पॉइंट की मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। गो के मार्केट एक लेवल पर जो है वो 70,725 के लेवल तक भी जो है वो ट्रेड हुई है। तो हम उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है और 150 पॉइंट की कमी हुई, 70,333 के लेवल पर मार्केट बंद हुई है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें, आज पूरे दिन 15 अरब रुपए मालिक की जो है वो तकरीबन 42 करोड़ हिस्से का जो है वो कारोबार रिकॉर्ड किया गया मार्केट में, और 146 कंपनियां जो है वो इजाफा, जबकि 193 कंपनियां जो है वो नेगेटिव रिकॉर्ड की गई। तो सेंटिमेंट जो मार्केट माहिरीन है उनके मुताबिक अकॉर्डिंगली मार्केट का सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है। तो हम जो कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी जिसके बायस मार्केट में जो है वो मंदी का रिकॉर्ड की गई है। तो हम ये कहना है कि जो सिचुएशन है, जिस तरह IMF से बातचीत का अमल जो है वो जारी है और सऊदीया से जो इन्वेस्टमेंट की बातें होती है, यकीनन ये पाकिस्तान की इकोनॉमी और जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है उसके लिए मजबूत होंगी और मार्केट आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, मार्केट की सूरत-ए-हाल से अपडेट कर रहे थे, जहां आज 150 पॉइंट्स की कमी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी इंडेक्स 70,000 की सतह से ऊपर है। 70,333 पर ये क्लोज हुआ है और आने वाले दिनों में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जैसे ही सऊदी सरमायाकारी मुल्क में आएगी, जैसे ही IMF के साथ डील तय पाएगी और IMF की अगली किस्त पाकिस्तान को मिलेगी, तो मार्केट का इंडेक्स ऊपर जाएगा और मईशत भी बेहतर होगी। लेकिन मईशत की बेहतरी में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो करप्शन होती है, और किसी भी माशरे से करप्शन के खात्मे के बगैर किसी भी मईशत को मुस्तहकम नहीं किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ एक वेबिनार का एहतमाम किया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम, और उसमें जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के योइन ओंग ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर 4 तरह की करप्शन होती है। जब तक रिश्वत के कल्चर को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक करप्शन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कोई भी मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती, कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने चीन की मिसाल दी कि शी जिनपिंग ने किस तरह चीन की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा किया, और जो वाइस चांसलर हैं पाइड के डॉक्टर नदीम उल हक साहब, उन्होंने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 50 साल से एक करप्शन का बयानिया ही हमारे मुल्क में दिया जाता है और गुज़िश्ता 50 सालों में इसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें अपनी कैंपेन्स करती हैं और अपने बयानिए लेकर आती हैं इलेक्शन से पहले, और करप्शन के खात्मे की बात की जाती है, लेकिन जब वो बरसर इख्तिदार आती हैं तो फिर ये मुमकिन क्यों नहीं हो पाता। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर नदीम उल हक साहब वाइस चांसलर पाइड के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये गुज़िश्ता 50 सालों में पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा क्यों नहीं हो सका, किस तरह से मुमकिन है, और अगर ये करप्शन और रिश्वत के कल्चर को ख़त्म नहीं किया जाता तो उससे मईशत पर फिर आने वाले दिनों में क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। डॉक्टर नदीम उल हक साहब वाइस चांसलर पाइड के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जिस तरह चीन की अभी मिसाल दी, पूरा वहाँ का एक जो ढांचा था, किस तरह से वहाँ तब्दील हुआ, रिश्वत का वहाँ खात्मा हुआ, किस तरह से एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर, बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर चीन सामने आया, तो उस मॉडल को क्या पाकिस्तान में अपनाया जा सकता है? जो हमारा माशरा है, जो यहाँ का एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या रुकावटें हैं अगर हमें एक तरक्की याफ्ता कौम बनना है माशी एतबार से? देखिए, जो कल डॉक्टर एंग से बात हुई और हम रोज PID में बात करते हैं, कोई किसी का मॉडल कॉपी नहीं कर सकता। बाप भी बेटा भी बाप का मॉडल कॉपी नहीं कर सकता, तो हम किसी और मुल्क का कॉपी नहीं कर सकते, हमें अपना मॉडल बनाना है। वो भी यही कह रही थी कि चीन ने जो काम किया है, बहुत तहकीक है कि चीन ने जो काम किया, अपना सिस्टम बनाया, अपना तरीक़ेकार बनाया, उसमें वो आगे निकल गए। उनका तरीक़ेकार क्या था? बड़ी सिंपल बात है, 2-3 सिंपल बातें। एक तो मेरिट, उनका जो भी ऊपर आता बंदा वो मेरिट का होता है, उसने कहीं ना कहीं जोर लगा के अपनी वर्थ प्रूफ की होती है, फिर वो प्रमोट होता है। शी जिनपिंग जो है बड़े जगह काम किया है, लंग ज़ियाओपिंग आपको पता है वो तो रेवोल्यूशन में भी था। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है उनके यहाँ कि वो तरक्की पे अपनी सोच रखते हैं और अपनी सोच के ऊपर काम करते हैं। जैसे उसने डेंग ज़ियाओपिंग ने कहा था, स्पीक ट्रूथ टू फैक्ट्स,
तो देखते हैं हो क्या रहा है, और फिर वो जनाब सोचते हैं कि हम इस पहले मसला क्या है, फिर मसले का हल कैसे ढूंढेंगे। तो एक तो अपनी सोच चाहिए, फिर अपनी मेरिट चाहिए, फिर तीसरी चीज जो चाहिए कि अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बोल्डनेस चाहिए कि गलती की जो गुंजाइश होती है। चीन से बड़ी गलती हुई है, फैमिन भी आया है, सब कुछ चीन से बड़ी गलती हुई, ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी थी, कल्चरल रेवोल्यूशन भी थी, उन्होंने हर गलती से सीखा है और आगे गए हैं। तो ये दो तीन चीजें बड़ी जरूरी है। चौथी चीज जो उनकी पहली किताब थी, हाउ चाइना एस्केप्ड पॉवर्टी, उसमें भी उन्होंने ये बहुत लिखा है कि उनका जोर हमेशा इस पे नहीं रहा करप्शन पे, ना किसी कोई रिलीजन पे, ना कोई ऐसी चीज पे। उनका बड़ा प्रैक्टिकल एक जोर रहा है। प्रैक्टिकल लफ्ज, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल उनका ये था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ और अपने आप को दुनिया की एक्सपोर्टिंग पावर बना दो। सही। तो डॉक्टर साहब, ये एक विजन चाहिए होता है इस सारे ढांचे को तब्दील करने के लिए, एक मॉडल बनाने के लिए। तो ये क्या पाकिस्तान में वो पॉलिटिकल विजन है? आपको वो विजनरी सोच नज़र आ रही है? और अगर है तो फिर क्या इंटेंशन और विल का इशू है कि यहाँ कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, हम करप्शन के खात्मे की सिर्फ बातें तो सुनते हैं लेकिन अमली तौर पर तो हमें कहीं कोई इकदाम होते नजर नहीं आते। देखिए जी, पहली चीज तो मैं कहूँगा हम करप्शन से पीछे हट जाए। करप्शन अमेरिका में भी है, चीन में भी है, पूरी दुनिया में करप्शन है। करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम सबसे ज्यादा मातम करते हैं करप्शन पे। हम बिजली चोरी भी अपने आप को कहते हैं, हम अपने आप को चोर, करप्ट, गंदे हर किस्म के लोग कहते हैं। तो हम बन भी गए, क्योंकि अब हमें इज्जत ही कोई नहीं रही, तो हम करप्शन चोरी पे लगे हुए हैं। बाकी दुनिया में भी काम होते ही यार, चलने दें। जो विजन की आपने बात की, बिल्कुल हमें सही बात है। इस मुल्क में विजन ना कभी थी ना कभी हुई है। हमारा कोई लीडर विजनरी नहीं है, हमारी कोई इंटेलेक्चुअल भी विजनरी नहीं है, हमारी कोई सोच भी विजनरी नहीं है। आप देखें कितनी किताबें विजनरी लिखी गई हैं इस मुल्क में, कोई नहीं। कितनी तकरीरें विजनरी हुई हैं, कोई भी नहीं। अगर हमारे जो अच्छे लीडरान भी हैं वो सिर्फ गालियां देते हैं, विजन तो कोई नहीं बताते। या विजन बताते तो पुरानी विजन बताते हैं, पता नहीं कितने हजार साल पहले। तो इस तरह तो काम नहीं चलता। आगे की विजन कोई नेविगेट नहीं करता, कोई बताता नहीं कि भाई काम करो, मेहनत करो। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं अभी सरकारी दफ्तर में बैठा हूँ, 4 बजे सब चले गए घर, कोई नहीं बैठता। मैं जब अमेरिका में काम करता था 30 साल IMF में, तो सब बैठे होते थे, 6 बजे 8 बजे तक बैठे होते थे, क्योंकि लोगों को शौक था काम करने का। मैं यहाँ लोगों से रोज पूछता, तुम्हें शौक है काम करने? कहते नहीं जी, हंस के कहते हैं, बड़ा कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये विजनरी लीडर्स फिर ये आएंगे कहाँ से? क्योंकि पब्लिक के पास फिर चॉइस क्या रह जाती है? जो पॉलिटिकल पार्टीज आपके पॉलिटिकल सिस्टम में होती हैं, उन्हीं को पब्लिक इलेक्ट करके, या वो जिस तरह भी वो बरसर इख्तिदार आ जाते हैं, वही लोग फिर आगे अगले 5 साल या 3 साल या 4 साल हुक्मरान रहते हैं। तो जब विजनरी लीडर्स हैं ही नहीं, तो इसका मतलब पब्लिक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर इस मुल्क की फिर किस्मत बदलने की भी उम्मीद ना लगाएं हम। देखिए जी, पब्लिक भी कोई इनोसेंट तो नहीं ना इस मामले में। अगर पब्लिक विजनरी लीडरशिप डिमांड ही नहीं करती, अगर पब्लिक को सिर्फ ये शौक है वोट एंड फॉरगेट, और वोट करके हम फिर सो जाएंगे 5 साल और फिर हम इंतजार करेंगे 5 साल के बाद फिर वोट करना, तो फिर आई एम अफ्रेड द पब्लिक डिजर्व्स व्हाट इट गेट्स, एंड द पब्लिक को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अगर पब्लिक सोचती है कि डेवलपमेंट ऐसी चीज है कि खनसामा उनके सामने खाना पका के रखते वो सिर्फ खाएंगे, तो यार डेवलपमेंट रेस्टोरेंट तो नहीं है कि मेन्यू से आप चूज कर लें। डेवलपमेंट तो मेहनत का काम है, कौम को खुद इन्वॉल्व होना होता है, कौम को खुद देखना होता है। अगर आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, आप बोलते ही नहीं, मीडिया बोलती ही नहीं है। मीडिया दूसरा भी होता है, हेडलाइन लगा दो, फिर 3 पॉलिटिशियन को बैठो और लड़ा दो। भाई हमारे कहाँ शऊर है? हम जब कोई अच्छी बात करते हैं, कोई बात करते हैं पैसे ज़ाया होने की, जैसे हम बात करते हैं सरकारी गाड़ियाँ घर क्यों है भाई, उस पर तो कोई हेडलाइन नहीं आप लगाते। आप लोगों को अगर मैं कहूँ आओ चलो यार सरकारी घर आके जरा उनका कैमरे से फोटो तो लो, आप ले नहीं सकते। जब मैं कहता हूँ यार चलो आओ जरा खड़े हो, देखो सरकारी गाड़ी कैसे फिर रही है, वो तो नहीं आप कर सकते। जब मैं देखता हूँ सरकारी वेस्ट कितना है, आप तो नहीं कर सकते वो। तो देखिए ना, जब कौम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि हमारे बादशाह हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो सूरत-ए-हाल जिस पर आप इस वक्त रोशनी डाल रहे हैं, इसको भी तो एक कानूनी कवर हासिल होता है, कानून साजी ऐसी की जाती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऐसे सेनेट और कौमी असेंबली से अप्रूव करवाए जाते हैं कि फिर उनको आप गैर कानूनी तो नहीं कह सकते, उन पर आप उंगली कैसे उठा सकते हैं? क्यों जी, दुनिया जहान में मेरे सामने एक किताब पढ़ी है यहाँ, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया बनी है थ्रू मूवमेंट्स। अमेरिका में भी स्लेवरी थी, उसको कानूनी लिबादा पहनाया गया था। अमेरिका ने क्या किया, उसको उड़ा कर रख दिया, जंग भी लड़ी। बरतानिया में था, औरतों को वोट्स नहीं मिलती थी, उन्होंने उड़ा दिया। पब्लिक ने डिमांड की तो उड़ा दिया। लीडरान कभी नहीं उड़ाते, लीडरान तो आपके पावर के भूखे होते हैं, उनको बेचारों को क्या पता, उनको तो सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए, उनको तो यशी चाहिए। पब्लिक को बताना होता है भाई ये काफी हो गई। और अगर पब्लिक नहीं बता सकती
तो फिर आई एम अफ्रेड कुछ नहीं मिल सकता। तो ये पब्लिक इनोसेंट नहीं है, चूची नहीं है। ये जो आप कह दे पब्लिक को है, पब्लिक बेचारी क्या करे, उसको क्या करे, आई एम सॉरी, अगर पब्लिक में शऊर नहीं तो फिर जनाब और जूतियां पड़नी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। सही। तो अब इसका मतलब डॉक्टर साहब कि ये जो IMF के अभी 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं, इसके बाद 25, 26 और पता नहीं ये लिस्ट कहाँ तक जाएगी। IMF के चुंगल से भी हम नहीं निकलने वाले, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कोई खास नहीं होने वाली। ये हम अपनी GDP को 2, 3, 4 के इर्द गिर्द ही घुमाते रहेंगे। तो अगले 5 से 10 साल का मंजरनामा भी फिर आपको यही नजर आ रहा है? मेरा तो ख्याल है 30-40 साल का मंजरनामा यही है। देखिए IMF जो है, मैं 30 साल IMF में काम करता रहा और मैं हर टीवी प्रोग्राम में कहता हूँ, IMF एक इमरजेंसी वार्ड है। आपका अगर कोई रिश्तेदार इमरजेंसी वार्ड बार बार जाता हो तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे या तो तू पागल है, या तेरी कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, या तेरा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तू अपने आप को ठीक कर। और अगर वो क्या कहते हैं बार बार जाता है कि उनको खाता बहुत है, उसको शौक कोई नहीं एक्सरसाइज करने का, उसको शराब भी पीने का शौक है, ड्रग्स भी लगाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे छोड़ो यार इसको, तो पागल। हम वो कौम है जो ड्रग्स भी लगाती है, जो शौक भी अपने पूरे करती है। हम IMF के पास बार बार जाते हैं इस वजह से नहीं कि हमें कोई मुसीबत पड़ती है। हम इतना कर्जा क्यों लेते हैं, मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, टीवी वाले आप क्यों नहीं मुझे बताते कर्जा हमने इतना क्यों लिया? हम बताते हैं आपको कर्जा बिल्कुल हमने गलत लिया। क्यों लेते हैं हम कर्जा? अब फिर लेने जा रहे हैं कर्जा। अब आप मुझे कह रहे हैं सऊदी अरेबिया के इन्वेस्ट करेगी, अच्छा चले सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर देगी, बड़ी अच्छी बात, आपने इंट्रोडक्शन का बड़ी अच्छी बात है। तो अगर सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगी तो क्या वो पैसे वापस नहीं मांगेगी? अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो ये बाय डेफिनेशन है कि अगर वो 100 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो 200 वापस लेके जाएगा। तो जब वापस लेने की वक्त आता है तो उस वक्त आप रोक पड़ते हैं कि नहीं वापस ना लेके जा। भाई आप फिर मांगते हैं क्यों अगर वापस नहीं कर सकते? मांगने का बड़ा शौक है, वापस करने का शौक। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले जो हम सऊदीया से या दीगर ममालिक से कर्ज लेते थे अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए लेते थे कि हमारे रिजर्व्स एक मखसूस उनका एक वॉल्यूम नजर आए। अब तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि एक स्टेप आगे गई है गवर्नमेंट, थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है और ये एक पॉजिटिव पेशरफ्त है? बिल्कुल गलत बात है। अभी देखें वो टेलीनॉर भी नाराज होकर निकल गई है, बहुत सारी कंपनियां नाराज होकर निकल गई है क्योंकि आपने उनके प्रॉफिट्स रोकने देते नहीं। चीनी भी रोते फिर रहे हैं कि भाई हमारे प्रॉफिट तो दो, हमारे प्रॉफिट तुमने रोक के रखे हुए। ठीक है, ये कहना कि आप जनाब पहले भी आप ये गलती करते थे, रिजर्व्स तो आपके कभी जिंदगी में नहीं बढ़े। प्लीज फिगर्स देख लें, आपके रिजर्व जो 3 महीने IMF कहता है मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आपके मेरा ख्याल बमुश्किल 2 साल या 3 साल 3 महीने से ऊपर गए रिजर्व। 3 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स, 3 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट से आपके रिजर्व शायद 2 या 3 साल गए ऊपर, वरन नहीं गए। तो रिजर्व तो हमारे कभी बिल्डअप ही नहीं हुए। नंबर 2, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम मांगते फिरते तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट ले जाने होते हैं भाई। तो जरा सोच ले कि हम कर क्या रहे हैं। हम जल्दी में होते हैं पैसे मांगने के लिए, भाग जाते हैं इधर उधर मुल्कों में पैसे मांगने के लिए, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जब नहीं हो रही तो पैसे क्या मांग रहे हैं? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो सब 13 या 12% में बैठी हुई है। 12% ऑफ GDP डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा, कोई नया कारोबार नहीं आ रहा। आपकी पिग्मी कंपनीज है, छोटी छोटी कंपनीज है, बोनी कंपनीज है। बोनी कंपनी से क्या तरक्की होनी? टाटा को देखे 360 बिलियन की है। आपकी जो है OGDC सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी, $2 बिलियन है। $2 बिलियन आजकल क्या रकम है? $2 बिलियन तो एलन मस्क टाइप बंदे हमें फेंक देते हैं। 2 बिलियन तो बच्चा लिए फिर रहे। तो $2 बिलियन की आपकी कंपनी है, कंपनी क्यों नहीं आपकी बड़ी होती? ये हमें सोचना है। कंपनी क्यों नहीं बड़ी होती? हम इससे बात कर चुके हैं। बाबू कंपनी चलाना चाहते हैं, बाबू हर किसी को तंग करना चाहते हैं, परमिशन देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह। तो कौन ग्रो करेगा? यहाँ सब बेचारे डरे बैठे हैं। वो कहते हैं चलो यहाँ से बाहर निकलो, दुबई जा रहे हैं, और आप कहते हैं कोई और आके इन्वेस्ट करे। यहाँ के लोग दुबई जा रहे हैं, वो लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करें। ये तो मुझे समझ ही नहीं आती। इस पर कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं सोचता। हम लोग सोच के वो क्या कहते हैं मफलूज है, हम सोच नहीं सकते। चाइना एक सोचने वाला मुल्क है, जहां तरक्की होती है वहां इधर से तरक्की होती है, सोच से, पैसे से नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक साहब, वाइस चांसलर पाइड हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपको फिर ज़हमत देंगे और उस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और अगली एक अहम स्टोरी है जिस पर लोगों से बात करना बड़ा ज़रूरी है। माशी तरक्की के लिए ज़ाहिर के जो टैक्स का सिस्टम है उसमें भी इस्लाहात बड़ी ज़रूरी हैं। FBR का जो एक तासुर है आवाम के नज़दीक, उसको बेहतर करने की बड़ी ज़रूरत है ताकि लोग टैक्स पेयर बन सके। जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जा सके। चूँकि टैक्स कलेक्शन की तो बढ़ाने की हर बार बात होती है, लेकिन टैक्स नेट में कितना इजाफा हर साल होता है जो ज़रूरी है, क्या उतना हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो एक FBR का एक इमेज बना हुआ है लोगों के नज़दीक, आप क्या समझते हैं कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? टैक्स कलेक्शन तो बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने की इस वक्त कितनी अहमियत है इस मौजूदा दौर में? देखिए, अगर हम पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको
जिसको FBI अकेले नहीं कर सकता। उसको एक कलेक्टिव जो है ना एक अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी, जिसमें सारे इदारे हैं, नादरा है, दूसरे इदारे हैं जो रेलिवेंट है, वहाँ के जरिए डॉक्यूमेंटेशन होगी और फिर FBI के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं इंटीग्रेट होंगे, और जिसमें प्रॉपर्टी का डेटा है, जिसमें ट्रैवल का डेटा है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का डेटा है, सारी चीज़ें अगर इंटीग्रेट होंगी जब जाके ये एक कॉम्प्रोहेंसिव एक ऐसी चीज़ बनेगी जिसके बेसिस पे पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम आगे बढ़ सकता है। अभी यहाँ जो बात हो रही है इस्लाहात की और FBI की इमेज की बात हो रही है, देखिए FBI का इमेज तो ये अपनी जगह है, लेकिन पॉलिसी जो है ना वो गवर्नमेंट की उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर उसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये गवर्नमेंट को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि कोई आदमी भी विलिंगली टैक्स नहीं देता, ये सिस्टम ड्रैग करते हैं। जितनी भी टैक्स डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ गवर्नमेंट की अपनी रेट होती है, जिस रेट को जो है वो एक बैलेंस करके वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों के पास चॉइस नहीं होती, वो टैक्स देते हैं। इसलिए कि जहाँ भी लोगों को चॉइस मिलती है, जहाँ भी लोगों को ज़रा सा लिवरेज मिलता है, लोग उसको जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक बड़ी वाज़े पॉलिसी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसमें एक डिलिब्रेशन, एक डिस्कशन होने के बाद और उसके बाद एजेंडा। जी ठीक है अनवर साहब, आपको हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर नाज़रीन तक पहुंच सके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात अनवर साहब कर रहे हैं कि ये ज़ाहिर एक ऐसा मरबूत निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि लोग टैक्स पेयर्स बन सकें। 2023 की जो FBR की फहरिस्त है उसमें जो फ़ाल इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो तादाद है वो सिर्फ 36,65,000 है। अब ये 24-25 करोड़ के करीब इस वक्त पाकिस्तान की आबादी पहुँच चुकी है और उसमें इनकम टैक्स लोग सिर्फ 36,65,000 की तादाद में दे रहे हैं। उसमें फिर सिर्फ सेल्स टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ 2,07,194 हैं। तो अनवर साहब, ये जो इनकम टैक्स लोग पे कर रहे हैं 36 लाख से कुछ जायद इसकी तादाद है, तो ये परसेंटेज वाइज अगर हम निकालें तो शायद ये 2% भी नहीं बनता है टोटल आबादी का। देखिए यही जो नंबर्स है ना, ये हमें जब हम देखते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम कहाँ किस मुल्क में रह रहे हैं और किस मुल्क के बासी हम, इसलिए कि ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल पर चला गया। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एडहॉकिज्म और कोई आदमी भी इस बात पे बात करने को तैयार नहीं है, वो चाहे वो चैम्बर हो, चाहे वो ट्रेड बॉडीज़ हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो FBR हो, कि आपने टैक्स बेस कैसे बढ़ाना है। आप टैक्स बेस बढ़ाना ही अल्टीमेट आपके पास ऑप्शन है, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आपने अगर ताजिर दोस्त स्कीम देखी है तो वहाँ पे अभी आज मेरे पास है कि सिर्फ 50 लोगों ने रजिस्टर कराया है अभी तक। इसको कोई 20 दिन होने जा रहे हैं इसको आए हुए स्कीम को, 50 लोगों ने पूरे पाकिस्तान से रजिस्टर कराया है। तो इसका मतलब ये है कि विलिंगली कोई नहीं आने को तैयार, विलिंग नहीं आएगा कोई भी पाकिस्तान में, बिकॉज 75 साल में आपने उनको वो उस एडिक्शन का आदी बना दिया है जिस एडिक्शन से निकलने के लिए वो तैयार नहीं है। ठीक है, तो अनवर साहब, इसका मतलब लोगों की चॉइस पे छोड़ दिया। अगर चॉइस पे आपने छोड़ दिया तो खुद तो कोई आके उस ऐप में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएगा। आप भी सही बात कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा, कोई लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए इसका। टेक्नोलॉजी 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 स्टार्ट फ्रॉम नादरा एंड टू FBR, एंड टू एंड आपको डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। पहले FBR को खुद डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। जब मैं FBR की डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो FBR को अपने विदिन देमसेल्फ, विदिन देयर प्रैक्टिसेस आपको डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, आपके पास अनवर काशिम मुमताज का जो डेटा नादरा के पास अवेलेबल हो, उसमें अनवर काशिम मुमताज की डायग्नोज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिम मुमताज साहब, सरकार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद स्टोरी शामिल करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और मुल्क में खाद बनाने वाली कंपनीज 152 अरब रुपए की सब्सिडी खा गई हैं। बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इस पर किसानों का क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उमर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। सब्सिडी का मकसद ये था कि किसानों को सस्ती खाद फराम की जाए, लेकिन बजाय इसके कि सस्ती खाद दी जाती है और इसमें 46% महंगाई की गई, महंगी खाद किसानों को दी गई। इससे किसानों को किन मुश्किलात का सामना रहा और अब उनका क्या मुतालबा है, क्या मौक़िफ़ है, उमर मसूद साहब से हम जानते हैं। तो उमर साहब, ये बताइएगा कि अब ये सूरत हाल अब सामने आ चुकी है, इंकशाफ हो चुका है, तो अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा? जो सब्सिडी आप लोगों को सस्ती खाद प्रोवाइड करने के लिए दी गई थी, वो एक कंपनीज हड़प कर गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो ये कि एक तो ऑलरेडी भी आपने बहुत इस पे कोशिश की है, कई प्रोग्राम किए हैं और उसमें भी हम यही कहते रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और सब्सिडी तो देखे दूर की बात है, किसान तक सब्सिडी का पहुंचना तो दूर की बात है। इस रेट पे जो कंपनी अपना रेट अनाउंस करती है उस रेट से भी ज्यादा 1000-12 रुपए, 1000 से लेके 1500 रुपए तक ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और अभी भी वो ब्लैक मार्केटिंग कायम है।
और अभी तक भी कुछ नहीं हो सका। ये सिर्फ इनकी ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ओवर प्राइसिंग का नहीं इशू, बल्कि ब्लैक मार्केटिंग भी साथ साथ ये कंपनियां खुद करवा रही हैं। कंपनियों ने डीलर्स से पैसे लिए होते हैं एडवांस, और वो अपने डीलर्स को सिक्योरिटी भी देती हैं। हालांकि हर कंपनी, दुनिया की हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट की, अपने डीलर की जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन पाकिस्तान की ये वाहिद कंपनियां, खाद कंपनियां हैं जो अपने कहते हैं कि हम डीलर के जिम्मेदार नहीं है, डीलर चाहे 500 वाली चीज 5000 में बेचे। और हो भी यही रहा है कि हमारे इस ज़रई मुल्क में हम पिछले 3-4 साल से इस ब्लैक माफिया को फेस कर रहे हैं। इसमें हमने 3 हुकूमतें देखी हैं। निगरान हुकूमत भी बीच में आई, PDM की आई, और उससे पहले PTI की गवर्नमेंट थी, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं कर सका। अगर आपने ज़रई मुल्क में आप खाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर इसके बाकी चीजें तो अलहदा रह गई ना। और हमारे साहब, ये मुसाफरती कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर क्या एक्शन ले सकता है? उसने शोकॉज भी किया है, वो तो उसके पास करोड़ों का जुर्माना करने का भी इख्तियार है। अब तो ये डॉक्यूमेंट्स में ये चीज सामने आ चुकी है, तो वो अभी तक क्यों कोई इस पर सख्त एक्शन नहीं ले रहा है? सर देखे, होता ये है कि जब एक खाद का जो, अब वो बड़ी बात तो कंपनी की तो अलहदा है, मैं आपको सिर्फ एक डीलर की मिसाल दूंगा कि एक खाद का डीलर जब खाद ब्लैक करता है तो उसको इंतजामिया जो है वो 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए जुर्माना कर देती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, महीने में उसको अगर 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है तो वो डेली कई लाख रुपए कमा रहा है, और उसको कोई हर्ज नहीं है कि वो, उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो हफ्ते 15 दिन बाद 1 लाख रुपया हुकूमत के खजाने में जमा करवा दे। तो सर ये इनके साथ इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और जो इन्होंने नुकसान किया है किसानों का इतने अरसे में, वो उस लॉस को भी तो करना चाहिए ना। कि हम, यानी इस मुल्क के हम भी शहरी हैं, हमारा कोई राइट नहीं है कि हमसे जो दगाबाजी करे, हमें जो लूटे, हमें लुटने दिया जाए, हमें माफिया के रहमे करम पे छोड़ दिया जाए किसानों को। ये तो हुकूमत की डबल पॉलिसी है कि वो उनको तो सिक्योरिटी पूरी देते हैं, उनको तो कुछ थोड़ा सा मसला हो जाए तो उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, लेकिन किसान को जो साल से लूट रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? इसका मतलब जो जुर्माना उन पर किया जा रहा है, चूंकि वो भी सिर्फ वो सालाना जो उनका टर्नओवर है उसका सिर्फ 10% है, तो उससे भी इसका मतलब उनको कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये मुसाफकती कमीशन का जो ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल के पास क्या कोई इख्तियारात हैं कि वो इस सूरत हाल में कोई बेहतर फैसला कर सके? ट्रिब्यूनल के पास सिर्फ जुर्माने के इख्तियारात हैं, जुर्माने के अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते। और वो जुर्माना जो कर रहे हैं वो तो वैसे ही देने को तैयार बैठे हैं कि हम तो इतना तो वैसे ही वो अपनी खैरात निकाल देते हैं जो हुकूमत के खजाने में जमा हो जाए। लेकिन असल बात जो है, इन पे गिरफ्त होनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी, और इन्हें गिरफ्तार होना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के किसानों को लूटा है। हम अवाम की खिदमत करते हैं। अभी आप ये गंदम वाला इशू देख लें कि हमने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि कफन पोश प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और गंदम जो है वो लाखों टन, 32 लाख टन, आपने उस पर भी पिछले प्रोग्राम में बात की थी, वो इंपोर्ट कर ली गई इस मुल्क में। पिछले साल वाली गंदम गोदामों में पड़ी है अभी। और मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब ने 2012 में वो अपने पब्लिक को वो गंदम जो सप्लाई कर रही थी, गवर्नमेंट दे रही थी, वो दे रही थी आधे रियाल की, हाफ रियाल की गंदम दे रही थी, और किसान से वो 3 रियाल की खरीद रहे थे। और सऊदी अरब में एग्रीकल्चर बूस्ट होना शुरू हो गया, तो अमेरिका ने उनको ऑफर की कि आप ये इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं एग्रीकल्चर पे, आप हमसे गंदम फ्री लें। उन्होंने 1 साल फ्री दी, फिर दूसरे साल फ्री दी, और फिर तीसरे साल उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और उस वक्त तक सऊदी अरब का एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट थी वो सारी खत्म हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, और फिर सऊदी अरब ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से गंदम खरीदना शुरू कर दी। तो सर ये इंटरनेशनल लॉबीज इस तरह तबाह करती हैं, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इंटरनेशनल लॉबी के साथ मिले हुए हैं, और इसमें बहुत सारा पैसे खाए गए हैं, कमीशन खाए गए हैं कि पाकिस्तान में जानबूझ के 32 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई, अभी भी 8 लाख टन सुना है पोर्ट पे पड़ी है। इसी तरह और हमारे साहब यहाँ जो पंजाब में जो अभी इमदादी कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर की गई है, ये इस पर फिर आप तमाम किसान मुतमईन हैं या इस पर भी आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सर पंजाब में तो इससे भी बड़ा इशू, एक तो देखे ना आप, बाकी सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए 1 साल में, लेकिन गंदम का रेट 100 रुपये कम कर दिया गया पिछले साल की निस्बत,
और बाकी सूबों में ज्यादा है रेट। और दूसरी तरफ ये देखें कि साथ ये कंडीशन आयद कर दी गई कि 6 एकड़ से जिसकी जमीन ज्यादा है, जिसकी 6.25 एकड़ है, उसको इजाजत नहीं होगी कि वो बारदाना ले सके या वो अपनी गंदम सप्लाई कर। बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान के साथ मौजूद थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।